डराओ धमकाओ सरकार बनाओ। जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह पर लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला सबसे गंभीर आरोप लगा है। हालांकि अमित शाह के ऊपर यह आरोप पहली बार नहीं लगा है कि उन्होंने चुनाव के दौरान अधिकारियों को फोन करके कथित रूप से डराया, धमकाया या हड़काया हो, मगर बार बार इतने गंभीर आरोपों का धुआं उठना बड़े सवाल पैदा करता है, बड़ी चिंता पैदा करता है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने बाकायदा वीडियो जारी करके आरोप लगाया है कि खुद अधिकारियों की तरफ से उनको ये बताया गया कि अमित शाह और मुख्यमंत्री आवास से अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, उन्हें डरा धमकाकर चुनाव में कथित रूप से गड़बड़ी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो तो देखेंगे ही, साथ ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल की। इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के रेल मंत्री से गंभीर सवाल पूछे हैं और साफ साफ कह दिया है कि केजरीवाल बीजेपी के लिए काम कर रहा है। आज मूविंग वोटर का वो मामला पूरे देश में चर्चा में है, जिसकी बात हम पिछले कई साल से कर रहे हैं। वही कहानी जो हमारे किसी दर्शक ने लगभग 3-3.5 साल पहले बताया था, वो कहानी आज फिर से दोहराऊंगा और देखिएगा कि कैसे दूसरे राज्यों से ट्रेनों में भर भर के वोटर बिहार भेजे जा रहे हैं। इसके तमाम वीडियो सामने आए हैं और वो भी 100-200 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में कथित रूप से भाजपा अन्य राज्यों से बिहार में वोटर भेज रही है खर्चा पानी करके। उधर चुनाव आयोग ने आंकड़ों का खेल फिर से शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबरों की प्लांटिंग शुरू हो गई है। जो संदेह हमने पहले दिन जताया था बिहार को लेकर, वो सच होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जगह जगह वीवीपैट पर्चियां बिहार में मिल रही हैं। मोहम्मद जुबैर ने एक भाजपाई के चुनावी घपलेबाजी का जो खुलासा किया, इसके बाद वो भाजपाई माफीवीर बन गया है और बिहार में स्ट्रांग रूम अमृत काल का शिकार होने लगा है। बिहार चुनाव पर पहले फेज के बाद और सेकेंड फेज की वोटिंग से ठीक पहले जो हो रहा है उस पर विशेष चर्चा करेंगे। उधर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और विश्वगुरु को एक बार फिर से गंभीर रूप से लपेटा है। इस सभी मामलों पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ पाई। बहुत सारे दर्शकों ने अलग अलग माध्यम से कारण जानने का प्रयास किया, मगर ज्यादातर को कुछ और ही संदेह था। लोगों के सवाल सुनकर बड़ा दुख होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी लोकतंत्र की अम्मा में एक स्वतंत्र पत्रकार यदि 3-4 दिन चैनल पर काम न कर सके तो लोग ये संदेह लगाने लगते हैं, लोगों को यह संदेह होने लगता है कि कहीं सत्ताधारियों ने कुछ कर तो नहीं दिया। सोचने वाली बात यह है कि आखिर मेरे जैसे तमाम लोग क्या करते हैं, सवाल ही तो करते हैं। और सवाल करना एक लोकतंत्र में इतना कठिन बना दिया गया है कि आम जनमानस इस कदर आशंकित हो जाता है। लोगों के भीतर कूट कूट कर डर भर दिया गया है। किसी दर्शक ने कहा कि बमुश्किल 1-1.5 दर्जन लोग ही तो बचे हैं जो जनता और लोकतंत्र तथा संविधान की बात करते हैं, इसीलिए डर ज्यादा लगता है। वैसे डर लगेगा भी क्यों नहीं, जब देश के गृह मंत्री पर डराने, धमकाने और भड़काने का आरोप लगेगा तो आम जनमानस का डर वाजिब है। सोचिए, गृह मंत्री का काम है देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, कहीं कोई आंतरिक समस्या न हो, लोगों के बीच सामंजस्य रहे, न कोई किसी को डराए न कोई किसी से डरे, ऐसा माहौल बनाना। लेकिन जब उसी गृह मंत्री पर चुनाव के दौरान अधिकारियों को डराने धमकाने के आरोप लगे तो फिर आम जनमानस का डर वाजिब तो है ही है। ये वीडियो रिकॉर्ड होने से कुछ ही देर पहले किसी दर्शक ने फोन कर पूछा कि आप ठीक तो हैं, कई दिनों से पता नहीं चल रहा है। हमें लगा कि उन लोगों ने कुछ कर तो नहीं दिया। बहरहाल मैं अपनी बात करने नहीं आया हूँ, थोड़ा सा कहना इसलिए पड़ा कि लोकतंत्र में ऐसी स्थिति बड़ी चिंताजनक और शर्मनाक है और अभी बिहार से जो सामने आ रहा है वो और भी ज्यादा गंभीर है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने केजरीवाल और केंद्र सरकार को लेकर जो सवाल उठाए हैं उस पर बात करेंगे और ज्ञानेश कुमार का नया खेल भी देखेंगे। नमस्कार, आज 9 नवंबर है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जो है आज खत्म हुआ और पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें, नौजवान युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है
कई लोगों कई अधिकारियों को जो है फोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए, किसी के दबाव में आकर के किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है, और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। इस तरह का काम किया जा रहा है। बीजेपी उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी अधिकारियों से कहूंगा कि न्याय कीजिएगा। अगर अन्याय कीजिएगा तो इस बार सब लोग मुस्तैद हैं। पूरी बिहार की जनता एक पांव पे खड़ी है, कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सुन लिया आपने। इसके पहले भी चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो या गुजरात का रहा हो, लोकसभा चुनाव में भी बार बार अमित शाह पर इस तरह के आरोप लगते रहे। खुद जहां से वो कैंडिडेट थे वहां भी इस तरह के आरोप लगे कि अधिकारियों को हड़काते, धमकाते और अपने हिसाब से काम करने का निर्देश देते हैं। कई सारे लोगों को तो चुनाव लड़ने से ही रोक दिया गया कथित रूप से। यानी चुनाव में गड़बड़ी का निर्देश हड़का के, डरा के, चाहे जैसे भी देने का आरोप लगता है। लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ही फोन पहुंचता है लोगों को जज लोया याद आ जाते हैं, और जज लोया की याद आते ही ज्यादातर अधिकारी सरेंडर कर जाते हैं। एक तरफ तो बिहार में अधिकारियों को डराने धमकाने का कथित खेल चल रहा है, दूसरी तरफ रेलवे के बड़े अधिकारियों से अलग लेवल का कथित खेल करवाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के टॉप अधिवक्ताओं में से एक कपिल सिब्बल ने, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, और उनके साथ एक अन्य सांसद एडी सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कपिल सिब्बल कहते हैं कि चुनाव आयोग तो कुछ करेगा नहीं क्योंकि वो भाजपा का सहयोगी है। हमारा सवाल रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री से है, क्योंकि 3 नवंबर 2025 को 4 ट्रेनें हरियाणा से भेजी गई और इन 4 ट्रेनों में कुल मिलाकर कम से कम 6000 लोगों को हरियाणा से बिहार भेजा गया। पहली ट्रेन सुबह 10 बजे करनाल से निकली, पानीपत होते हुए बरौनी पहुंची, जिसमें 1500 लोग सवार थे। इसके बाद 11 बजे एक दूसरी ट्रेन निकली जो कि करनाल से निकली थी और पटना भागलपुर पहुंची, इसमें भी 1500 लोग थे। इसके बाद उसी दिन 3 बजे और 4 बजे शाम को और 2 ट्रेनें गुरुग्राम से निकली, पटना होते हुए भागलपुर पहुंची। इन दोनों ट्रेनों में भी 3000 लोग थे, यानी कुल मिलाकर 6000 लोग कम से कम इन 4 ट्रेनों के माध्यम से बिहार भेजे गए। कपिल सिब्बल सवाल कर रहे हैं कि अगर ये लोग असली वोटर हैं तो ये खुद से चले जा सकते थे, अपना टिकट करा के जा सकते थे, अपने हिसाब से जाते। इसके लिए रेलवे को स्पेशल ट्रेन चलानी क्यों पड़ी, और रेलवे को कैसे पता चल गया कि फला टाइम पर ही इतने 100 लोग, 1500 लोग या फिर एक ही दिन में 6000 लोग इस स्टेशन से फला स्टेशन तक जाएंगे, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलानी है। और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उठाया गया कि इन सब का टिकट किसने कराया, आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने करवाया। जी हाँ, इस तरह के तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बहुत सारी वीडियो सामने आई है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है। बहुत सारे बीजेपी समर्थक भी दावा कर रहे हैं कि यह हमारा काम है कि हजारों की संख्या में लोगों को बीजेपी का फटका पहना के ट्रेन में बैठा के हरियाणा से बिहार रवाना किया जा रहा है। स्वर्ण पत्र नाम के एक यूट्यूब चैनल ने बाकायदा स्टेशन से लोगों से बातचीत करके ये दिखाया है, और खुद लोगों ने बताया है कि भाजपा की तरफ से उन्हें आने जाने का टिकट और पूरा खर्चा पानी मिला है। दूसरा यूट्यूब चैनल है SNA न्यूज, इन्होंने सोनीपत से लोगों से बातचीत करके सारी तस्वीरें स्टेशन से दिखाया है और इस घटना को कवर किया है। सवाल यह है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, चुनाव आयोग पहले से लौटा हुआ है, एकदम बिछा हुआ है भाजपा के सामने, तो क्या पूरी केंद्र सरकार मिलकर पूरे देश में बारी बारी से बीजेपी का कब्जा चाहती है? आपको याद होगा सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कैसी सजा मिली थी, और मैंने कई बार कहा है, एक बार फिर से कहता हूं,
यदि वैसा ही आधार ढूंढा जाए तो वर्तमान वाले को 6000 साल की सजा मिल सकती है। उन्हें तो केवल 6 साल तक बैन लगाया गया, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर हुजूर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, सरकारी मशीनरी का कथित दुरुपयोग करते हैं। और अब तो कोई भी कार्यक्रम सरकारी रहता ही नहीं है, हर जगह बीजेपी का ही होता है, यानी पार्टी का काम सरकारी पैसे पर होता हुआ दिखता है। हर जगह हुजूर राजनीति खेलते हैं। और यहाँ देखिए, बिहार में चुनाव के दौरान हरियाणा से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। कथित रूप से भाजपा के लोग खर्चा पानी दे के टिकट कटा के बिहार भेज रहे हैं। अब आप जरा सोचिए और याद करिए कि क्या पिछले 7 दशक में आपने ऐसा कभी देखा कि एक राज्य में चुनाव हो रहा है और दूसरे राज्यों से लोगों को एक पॉलिटिकल पार्टी स्पेशल ट्रेन चलवा के वोट डालने भेज रही है? ये वही भाजपा है, वही केंद्र सरकार है जिसने कोविड के दौरान यूपी बिहार के मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया था। उस दौरान न तो इनके पास पैसा था, ट्रेन चलाने की व्यवस्था थी, न ट्रेन का टिकट खरीदने की व्यवस्था थी, और तो और सब कुछ रोक दिया गया था। देश के अलग अलग राज्यों से पैदल वापस आ रहे मजदूरों का ट्रेन से कट के मर जाना, रास्ते में चलते चलते भूख और प्यास से थक के मर जाना और ऑक्सीजन की कमी से मर जाना किसे याद नहीं है। सवाल यह है कि उस वक्त जिन लोगों के पास बिहारियों के लिए पैसे नहीं थे, आज कहां से आ गए? और फिर केंद्र सरकार तथा रेल मंत्रालय इस स्पेशल ट्रेन क्यों चलवा रही है, किसके कहने पर चलवा रही है? अभी जब दिवाली और छठ का पर्व चल रहा था तब तो यही बिहारी भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस के ट्रेनों में भेजे जा रहे थे। लेकिन देखिए, जब बीजेपी को अपना काम लेना है तो सबको सीट मिल रही है, बैठ के जा रहे हैं। कपिल सिब्बल सवाल कर रहे हैं कि रेल मंत्री बताएं कि स्पेशल ट्रेन चली कि नहीं, उनको तो पता होगा ना। और यदि चली तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया? बिहारी तो देश भर में है। आप लोग भी जरा सोचिए कि क्या ये असली वोटर हैं या फिर वही वोटर हैं जिनकी चर्चा होती है कि अलग अलग राज्यों से ये भाड़े के वोटर बनकर वोट करते हैं। मुझे याद है लगभग 3 साल पहले मेरे किसी दर्शक ने मुझसे कहा था कि आप लोग जिस लेवल पर चुनावी धांधले की बात करते हैं या सवाल करते हैं, असल में खेल उससे बहुत आगे का है। और इसी मूविंग वोटर की बात वो कर रहे थे कि हजारों की संख्या में इन लोगों के पास भाड़े के वोटर हैं, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पर इन्हें भेजकर वोट डलवाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चरण में चुनाव करवाए जाते हैं ताकि भाड़े के वोटरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके। उस वक्त हमें ये चीज़ें ज़रा दूर की कौड़ी लग रही थी, मगर अब तो संदेह बढ़ता ही जा रहा है। कपिल सिब्बल पूछ रहे हैं कि 6000 लोग यदि बिहार पहुँचे हैं तो कई जगह पर उतरे होंगे। बताया जाए कि कितने लोग पटना में उतरे, कितने भागलपुर में गए, कितने कहां गए, इसमें सरकार ने खर्च किया कि नहीं किया, और यदि किया है तो हरियाणा से ही ट्रेन क्यों चली? यदि किसी और ने ट्रेन बुक किया है तो किसने किया? कपिल सिब्बल कहते हैं कि रेल अधिकारियों को सीनियर लेवल पर बोला गया है कि स्पेशल ट्रेन चलाइए। वहीं उनके साथ बैठे सांसद ने कहा कि हरियाणा के भाजपा नेता मोहनलाल और अर्चना गुप्ता से कोऑर्डिनेट करने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की बात हुई और बीजेपी ने पूरा खर्चा उठाया है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि पहले चरण में तो ये लोग खेला कर चुके होंगे, यानी कलाकारी दिखा चुके होंगे। क्या बीजेपी और इनके ये वोटर दूसरे चरण में भी कलाकारी दिखाएंगे? क्योंकि बड़े कलाकार लोग हैं। इन लोगों को यदि बिहार भेजा गया है तो कहीं ठहराया भी गया होगा, खाने पीने की व्यवस्था की गई होगी। 3 तारीख को बिहार पहुंचे हैं तो 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक रुकेंगे। क्या ये प्रोफेशनल वोटर हैं जो कि यहाँ वहाँ घूमकर वोट डालते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि हमें खेद है कि बहुत देर से ये कहानी पता चली। आरोप लगाया जा रहा है कि इन सब के पास फर्जी ईपीआईसी कार्ड है, आईडी कार्ड है और चुनाव आयोग इनकी भरपूर मदद कर रहा है। यानी आप सोचिए कि किस लेवल का कथित रूप से खेल केंचुआ और ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए। इतने गंभीर आरोप लगते हैं और कहीं से कोई जवाब नहीं। और दूसरों को तो छोड़िए, आप केंचुआ का हाल देखिए। 6 तारीख को बिहार में वोटिंग हुई थी। रात में 8:15 बजे चुनाव आयोग ने वोटर टर्नआउट बताया 64.66%। और इसके बाद जगह जगह से खबरें उड़ाई जाने लगी कि खूब वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड बन गया, महिलाओं ने खूब वोट डाला है। चर्चा होने लगी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 8% ज़्यादा वोट डाला है। मगर सवाल ये है कि यह आंकड़ा आया कहाँ से, जब चुनाव आयोग ने बताया ही नहीं। तो अब याद करिए, जब बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपये बांटने की बात आई तभी हमने कहा था कि यही खेल मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। महिलाओं को पहले पैसा बांटने के बाद अभूतपूर्व चुनाव परिणाम आए और कह दिया गया कि महिलाओं ने एक तरफा बीजेपी को वोट कर दिया। यानी एक तो पैसा बांटकर अवैध काम किया गया, आचार संहिता का उल्लंघन। केंचुआ ने कुछ नहीं बोला और अब केंचुआ के नाम पर ही हवाई बातें फैलाई जा रही हैं कि महिलाओं ने ज्यादा वोट कर दिया, जबकि केंचुआ ने अभी तक कुछ बताया नहीं। सवाल ये भी है कि आप चुनाव आयोग का प्रेस नोट देखिए तो इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कितने स्टाफ ने काम किया, कितने कैंडिडेट थे, कितने पोलिंग स्टेशन थे, कितनी जीविका दीदी थी, सारी कहानी मिलेगी।
मिलेगी, लेकिन काम के आंकड़े बहुत कम। सवाल यह है कि 3-4 दिन गुजरने के बाद भी चुनाव आयोग अब तक जेंडर वाइज वोटर टर्नआउट क्यों नहीं बता पाया। आखिर क्या खेल चल रहा है भीतर ही भीतर, डिजिटल इंडिया के भीतर। जब हम विश्वगुरु बन गए हैं तब भी, अमृतकाल चल रहा है तब भी आधिकारिक आंकड़ा क्यों नहीं दिया जाता। केवल सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट की जा रही हैं, माहौल बनाया जा रहा है। पहले मध्य प्रदेश में महिलाओं के नाम पर यही हुआ, फिर महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना के नाम पर यही खेल हुआ, हरियाणा में भी वैसी ही कहानी सामने आई। अब आरोप लग रहा है कि 25 लाख फर्जी वोटर थे हरियाणा में। इतने सारे सवालों के बाद भी चुनाव आयोग आंकड़े जारी नहीं कर रहा है, मगर फिर भी पूरी बेशर्मी के साथ बहुत सारे लोग सीटों का आकलन देने लगे, हार जीत की बात करने लगे। जाहिर सी बात है, दर्शकों की रुचि भी उसी में है और दिखाने वालों ने दर्शकों की रुचि को ही अपना व्यापार बना लिया है। मूल समस्या पर बात इतनी कम क्यों हो रही है। पत्रकार कृष्णकांत लिख रहे हैं कि पारदर्शी ढंग से चुनाव के विस्तृत आंकड़े नहीं जारी करने का सीधा मतलब है कि चुनाव में फ्रॉड हो रहा है। जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तब आंकड़े अगले दिन जारी हो जाते थे। अब ये हाल है कि आधा अधूरा जारी होता है, वो भी कई दिनों के बाद। पहले फाइनल आंकड़े में 1 या 2% की वृद्धि होती थी और अब 10 या 11% की वृद्धि होती रहती है। विपक्षी दल चाहे जितने गंभीर सवाल उठाएं, चोर आयोग किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। किसी सरकार और संवैधानिक संस्थाओं द्वारा इतना गंभीर किस्म का फ्रॉड अकल्पनीय है। एक्स पर किसी दिव्या ने लिखा है कि भाजपा की वोट चोरी फैक्ट्री के अंदर बहुत कुछ होता है। भाजपा के सबसे बड़े चुनावी घोटाले में से एक ये है कि अपने मतदाताओं को राज्यों के बीच बड़े पैमाने पर ट्रांसफर करना, उन्हें टारगेटेड तरीके से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर करना। जहां जहां भी भाजपा 5000-6000 वोटों से पीछे होती है, वहां यह काम किया जाता है। सबसे पहले बीजेपी के आंतरिक सर्वेक्षण टीमें ऐसी कमजोर सीटों की पहचान करती हैं, फिर फर्जी वोटर जोड़े जाने शुरू किए जाते हैं। उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को फर्जी एड्रेस का उपयोग करके ट्रांसफर किया जाता है। साथ ही साथ कांग्रेस और विपक्षी वोट को काट दिया जाता है। ऐसा करके हर सीट पर 2 से 3 हजार अवैध वोटों की बढ़त बीजेपी को मिल जाती है, जो कि किसी भी चुनाव का रिजल्ट पलटने के लिए काफी है। चुनाव आयोग इस पैटर्न को जानता है। ये डेटा लिस्ट और अब नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट में भी दिखाई देता है, लेकिन लोग चुप्पी साधे हुए हैं। केंचुआ कुछ नहीं बोलता, क्योंकि चुनाव आयोग अब बीजेपी की सी टीम के रूप में कार्य करता है, लोकतंत्र के रक्षक के रूप में नहीं। आसान भाषा में इनका यह कहना है कि सबसे पहले बीजेपी की सर्वे टीम अलग अलग सीटों का आकलन करती है। जहां भी 5000-6000 वोटों से हार की आशंका होती है, वहां टारगेटेड तरीके से भाड़े के वोटर दर्ज किए जाते हैं। विपक्ष के वोटरों को नाम काट दिया जाता है और फिर उन्हीं से, यानी फर्जी वोटर जो जोड़े गए हैं, उनसे वोट डलवाया जाता है। वीडियो में बने रहिएगा, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद होने की वीडियो भी वायरल है। कभी छपरा जिले को लेकर आरोप लगता है, तो कभी बिहार के किसी अन्य जिले का। पटना के होटल में कैमरा बंद करवा के गृहमंत्री अधिकारियों से मिल रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, कुछ दिनों के लिए क्या अलग अलग स्ट्रांग रूम में लगातार चलने वाला सीसीटीवी नहीं लग सकता। जिस बिहार को पता नहीं कौन कौन सा विकास दे देने की बात होती है, क्या वहां पर कंटिन्यूअस बिजली नहीं है, क्या इन्वर्टर की व्यवस्था भी नहीं है। आखिर कैमरा बंद क्यों हो जाता है, बिजली कट कैसे जाती है, कैसे सीसीटीवी बंद हो जाता है। ये बंद होता है या बंद किया जाता है, करवाया जाता है। उधर बिहार से ही कुछ जगहों पर वीवीपैट पर्चियों के मिलने की खबर आई, उसको लेकर भी बवाल मचा। अब इधर देखिए, भाजपा का एक और वीर यानी माफी वीर सामने आया है, भगोड़ा वीर कहिए। पिछले दिनों नागेंद्र पांडे नाम के इन महाशय का मामला सामने आया। मोहम्मद जुबैर ने बाकायदा जांच करके बताया कि इस आदमी ने पहले दिल्ली में वोट डाला, फिर बिहार में पहुंच गया वोट डालने, और गोली मारो मंत्री जी का करीबी है, यानी उनके कार्यक्रम में शामिल रहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पूरी डिटेल नागेंद्र कुमार पांडे के बारे में मोहम्मद जुबैर ने सामने रखा था। यहां तक कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो मोबाइल नंबर है नागेंद्र कुमार का, वो भी मैच करता है ट्रू कॉलर से। यानी भाजपा का ये आदमी दिल्ली के चुनाव में भी वोट डालता है और फिर बिहार जाके वहां भी वोट डालता है। इस तरह के कई सारे मामले पिछले दिनों सामने आए थे, हमने आपको दिखाया भी था। और अब भाजपा के इस वीर ने अपना फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दिया, वही उंगली दिखाने वाला। इस व्यक्ति के पास 2 APIC नंबर है। इसने पहले 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाला, फिर 6 नवंबर को बिहार पहुंच गया वोट डालने। वोट डाल के उंगली भी दिखाता है और पूरा कच्चा चिट्ठा मोहम्मद जुबैर ने सामने रख दिया। अब आप सोचिए कि किस लेवल पर फ्रॉड हो रहा है, चुनाव में चोरी हो रही है, और इन सब में चुनाव आयोग पूरी तरह से शामिल है। SIR इसीलिए किया गया था ना कि फर्जी वोटर न रहे, डुप्लीकेट न रहे, मगर डुप्लीकेट हटाने के नाम पर जो SIR हुआ और डुप्लीकेसी जांचने वाला सॉफ्टवेयर प्रयोग ही नहीं किया गया। 14,32,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर बिहार में अभी भी मौजूद हैं। पिछले दिनों हमने रिपोर्ट दिखाया था। देखने वाली बात यह है कि जितने भी फर्जीवाड़े पकड़े जा रहे हैं, ज्यादातर में बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, बीजेपी के ही लोग हैं, उन्हीं के नेता हैं। तभी तो पोस्ट डिलीट करके भाग रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर रहा है। ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि 2 जगह वोट डालना अपराध है। अगर अपराध है
है तो अपराधी पर कार्यवाही क्यों नहीं करते ज्ञानेश कुमार? बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं, मगर चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के जवाब देने में नानी याद आ जाती है। तभी तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि मेरे हाइड्रोजन बम पर चुनाव आयोग और मोदी चुप क्यों है? हमारे आरोप सही हैं, इसीलिए इनकी बोलती बंद है। ये लोग वोट चोर हैं, वोट की चोरी करते हैं, और जो चोर होता है वो ऐसे खामोश हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। आप लोग भी जरा सोचिए कि कितनी मोटी चमड़ी लेकर केंचुआ और विश्वगुरु बैठे हैं। चोरी के इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी बेहयाई की पराकाष्ठा पार करते हुए जनता के बीच पहुंच जाते हैं वोट मांगने के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। मोदी ने एक बार नहीं कहा कि मैं वोट चोरी नहीं करता हूं। न तो ज्ञानेश कुमार बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जो आरोप लगाए वोट चोरी के, जो सबूत रखे, वो एकदम सही है। भाजपा के नेता दो राज्यों में वोट कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह चुनाव जीतते नहीं, बल्कि ये लोग वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी के खून में नफरत है, ये लोग केवल तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं। वैसे यहाँ पर राहुल गांधी कुछ और बोल गए, जोड़ना भी जानते हैं फर्जी वोटर।